जमात-ए-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब के साथ हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर अभी कुछ दिनों पहले जमात-ए-इस्लामी की टीम के साथ मणिपुर का दौरा करके आए हैं। वहाँ के हालात देख के आए कि वहाँ की किस तरह के हालात हैं। हम उनसे मणिपुर के हालात के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरह वहाँ पर बर्बादी हुई है और आगे उसका सलूशन क्या है। तो अब शुरू करते हैं इंजीनियर सलीम साहब से। हमारा सवाल ये है कि वहाँ पर जो 3 मई से वायलेंस शुरू हुआ है उसके क्या रीजंस थे, वो क्यों हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर ये वायलेंस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मणिपुर जाना हुआ हम लोगों का जमात-ए-इस्लामी हिंद की एक टीम के साथ, और वहाँ के हालात को हमने बहुत ही डिटेल में तफसील से अपनी आँखों से देखा, और वहाँ अलग अलग लोगों से हमारी मुलाकातें भी हुई। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन तो ये था कि मणिपुर जो एक बहुत छोटा सा स्टेट है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल 2 हिस्सों में एक तरह से तकसीम हो गया है। 2 एरियाज़ एकदम डिवाइड हो गए हैं, और दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा 2 एरियाज़ 2 अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं। एक एरिया है जो वहाँ के ट्राइबल और आदिवासी जो हैं, जो पहाड़ी एरिया, और उससे लगा हुआ कुछ एरिया वो ट्राइबल्स वहाँ हैं और उनका पूरी तरह कंट्रोल है। बाकी जो मैदानी इलाका है, वैली का एरिया है, वो मैतीज़ जो वहाँ की दूसरी बड़ी आबादी है उसके कंट्रोल में है। वहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का कोई बहुत ज़्यादा रोल नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। 3 मई के बाद वहाँ जो हालात पैदा हुए उसमें एक बड़ी वजह बनी कि वहाँ के हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन मणिपुर गवर्नमेंट को दिया गया। वो ये था कि जो मैती कम्युनिटी जो वैली में रहती है, मैदानी इलाकों में रहती है, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाए, उनको ट्राइबल मान लिया जाए। इस तरह की सिफारिश वहाँ के हाई कोर्ट ने की, और उसके बाद से वहाँ जो ट्राइबल जो लोग हैं वहाँ, जिसमें ख़ास तौर से कुकीज़ और दूसरे नागाज़, जो बेशतर पहाड़ियों में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनकी कुकीज़ की तरफ से इस पर काफ़ी नाराज़गी का इज़हार हुआ, प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। और 3 मई को ये मैतीज़ की तरफ से एक प्रोटेस्ट रैली निकालना तय हुआ था, और इस रैली को पहाड़ी इलाकों में, जहाँ से पहाड़ी इलाके शुरू होते हैं कुकीज़ के, वहाँ ले जाना एक तरह से इन्होंने प्लान किया था। और चूँकि उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोका गया ट्राइबल्स की तरफ से, तो जो मैतीज़ मैदानी इलाकों में, इम्फाल में जहाँ वो आबादी है उनकी, वहाँ वायलेंस शुरू हुआ और कुकीज़ के ख़िलाफ़ वायलेंस शुरू हुआ। यानी इम्फाल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और मैदानी जो इलाका है उससे लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मैतीज़ की आबादियों को, मैतीज़ के घरों को, मैतीज़ इलाके में जो कुकी आबादी है और कुकीज़ के जो वहाँ घर हैं, कुकीज़ की जो शॉप्स हैं, उन सब को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और आग लगा दी गई। यानी कई फ़ोटोज़ ऐसी दर्दनाक हैं कि बिल्कुल जैसे मणिपुर जल रहा है, और उनको पूरे के पूरे इलाके में, दुकानों में, जहाँ एक साथ रहते थे, वहाँ घरों में भी
लूटपाट की गई, आग लगा दी गई और शुरू में बहुत अमवात भी हुई, मौतें भी हुई और वहाँ से फिर ये वायलेंस का सिलसिला बढ़ता गया और फिर वो ट्राइबल इलाकों में फिर उन्होंने दूसरी तरफ से उसका जवाबी कार्रवाई शुरू की। अब 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 198 लोग वहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वो मारे जा चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद भी बड़ी है और दूसरा ये कि तकरीबन 223 चर्चेस वो उनको चोट पहुंचाई गई, उनको या तो जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 17 मंदिर भी हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में थे, उनको भी नुकसान हुआ। तो एक तरह का इतना ज़्यादा डिवाइड वहाँ पर हो गया है और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में इतनी गहरी दुश्मनियाँ हो गई हैं कि एक दूसरे के इलाके में अब जाना आना बिल्कुल भी मुश्किल नज़र आता है। सर सलीम साहब, अभी आपने जो बताया कि ये 3 तारीख को प्रोटेस्ट रैली थी मैतीस की, जो कि मेजॉरिटी हिंदू हैं और वो कुकी एरिया जो कि क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पर वो रैली निकालना चाहते थे हाई कोर्ट के जो अप्रैल 14 को हाई कोर्ट काटा था उसको लेकर के। तो इसका मतलब ये कि प्री प्लान्ड था, ये जो वायलेंस हुआ है ये प्री प्लान था, क्योंकि उन्होंने कुकीज़ अलाउ नहीं किया और मैतीस ने पहले तैयारी कर रखी थी हम कुकीज़ एरिया में जाएंगे। तो क्या कुकी एरिया में क्यों ये गए? इसका लगता है कुछ पहले से तैयारी थी। कुछ आपको इस पर कुछ हाँ, आप दरअसल कमेंट कर सकते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वायलेंस है ये अचानक एरप्ट नहीं हुआ है, बल्कि बाकायदा इसको प्लान किया गया है ऐसा लगता है। और वहाँ पर आम तौर पर मैतीज़ में ये बात आम है कि हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारे पास एरिया बहुत कम है, तो मैदानी जो इलाका है वो तकरीबन लैंड 10 से 15% लैंड है। टोटल मणिपुर का जो एरिया है उसका 10 से 15% वो मैदानी इलाका है और उसमें ये तकरीबन 50-55% आबादी जो मैतीज़ की है और मुस्लिम्स भी हैं उसमें। और जो मैतीज़ में से ज़्यादातर लोग अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, तो उनकी आबादी मैदानी इलाकों में वो 10 से 15% जो मैदानी इलाका है उसमें है। बाकी के जो 40 से 45% जो आबादी है वो पहाड़ों में रहती है, उसमें नागाज़ और कुकीज़ हैं और वो एरिया 85 to 90% है। ऐसा प्रोपेगेंडा और ऐसी बातें जो है मैतीज़ की तरफ से बराबर वहाँ फैलाई जा रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉस्परस एरिया है, कल्टीवेशन का एरिया है, वो वही 15% है। बाकी तो पहाड़ों में वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में रह रहे हैं लोग, वहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, वहाँ पर और साधन नहीं है, लेकिन वो पहाड़ों में रहते हैं। तो देखा जाए तो पूरा कल्टीवेशन जो है वो नीचे ही होता है। कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जो पहाड़ों में होती हैं, बाकी ज़्यादातर चावल की खेती और दूसरी जो कारोबार है वो सारा नीचे होता है। क्योंकि मैतीज़ को अभी ट्राइबल स्टेटस नहीं है और मैतीज़ ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको ट्राइबल माना जाए, तो ट्राइबल अगर उनको मान लिया जाता है तो फिर वो उन इलाकों में भी ज़मीन ख़रीद सकते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं। अभी जो पहाड़ी इलाके हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और वहाँ पे वो ट्राइबल्स ही रह सकते हैं, दूसरे लोग वहाँ जाके ज़मीन नहीं ख़रीद सकते हैं। तो मैतीज़ की तरफ से ये कोशिश बराबर थी और वहाँ हाई कोर्ट का ये एक फ़ैसला आया। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट का इनिशिएशन नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की कोशिश से ही और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ज़रिए ही ये कराया गया और गवर्नमेंट ख़ुद भी शायद ये चाहती है। तो इसका मतलब ये है कि कुकीज़ ने जो प्रोटेस्ट किया तो इनके मैतीज़ के ट्राइबल स्टेटस के लिए, तो उनको डर था कि डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे उनके एरिया में और मैतीज़ वहाँ पर भी आ जाएंगे और इस तरह से उनके ऊपर पॉलिटिकल नेगेटिव असर पड़ेगा पॉलिटिकली। जी, वही दरअसल ट्राइबल डिक्लेयर करने में एक मसला तो लैंड का है कि पहाड़ी जो इलाके हैं उसमें वो मैतीज़ भी जाके बस सकेंगे, ख़रीद सकेंगे अगर उनको ट्राइबल स्टेटस दिया जाता है। दूसरा,
ट्राइबल डिक्लेयर करने के बाद वो रिजर्वेशन जो है सर्विसेज में वो भी मैतीज़ को उसके लिए भी मिल जाएंगे। ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी इस तरह की डिमांड करेंगे और ट्राइबल इक्वेशन में बाकी जगहों में उसका फर्क आ सकता है। जी जी, तो वहाँ सर्विसेज का भी मसला है, क्योंकि कुकी जो ट्राइबल्स हैं उनको एसटी का दर्जा हासिल है, और चूँकि एसटी का रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की वजह से वो सर्विसेज वगैरह में उनको फ़ायदा पहुँचता है। तो अगर कुकीज़ भी ट्राइबल हो जाते हैं तो इस रिजर्वेशन कोटा तो फिक्स है, तो लिहाजा वो कोटा मैतीज़ भी शेयर करेंगे, और ज़ाहिर है ये कोई कम्युनिटी इसको पसंद नहीं करेगी कि उसके हिस्से में से दूसरे लोग भी शेयर करें। एक चीज़ और हो रही थी जो ये हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उससे पहले, और वो ये थी, और उससे भी अंदाज़ा होता है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और मैती कम्युनिटी जो है वो कुकी के जो पहाड़ी इलाके हैं वो उनको उसमें पीछे धकेल कर कुछ पहाड़ी इलाकों को वो खाली कराने का मंसूबा, ताकि वो मैतीज़ के कब्ज़े में आए। और उसके लिए उन्होंने वो जो फॉरेस्ट का और जो कई ज़ाब्ते होते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये सब इल्लीगल है, यहाँ लोग रह नहीं सकते हैं। तो बाज़ इलाकों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये इलाके खाली करने होंगे, और वहाँ कुकीज़ तो बरसों से रह रहे हैं। तो वो इविक्शन का भी दबाव उन पर बनाया जा रहा था कि वहाँ से लोग खाली करें, दूसरे इलाकों में जाएं। तो वो असल में इविक्शन या उनको खाली कराने से ज़्यादा ये था कि पहाड़ी इलाकों का उनको पीछे धकेला जाए, और पहाड़ी जो इलाके हैं उसका कुछ हिस्सा मेन लैंड के साथ मिलाया जाए। और कुछ लोग वहाँ ये भी कहते हैं कि ये इस तरह करके एक तो मैतीज़ का कंट्रोल ज़्यादा एरिया पर हो, नंबर एक। दूसरा ये कि उन पहाड़ी इलाकों में ये कॉरपोरेट्स को और बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनको वहाँ लाकर और उनके हवाले करना चाहते हैं, ताकि वो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लॉइट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। तो कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाना, और दूसरा ये मैतीज़ का जो है वो एरिया और ज़्यादा बढ़े। तो ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं। और उसी दौरान ये एसटी के बारे में जो है वो आपका वो आ गया, और उसके बारे में कुकीज़ ने पहले प्रोटेस्ट किया। फिर कुकीज़ के प्रोटेस्ट के जवाब में फिर मैतीज़ ने 3 मई को ये जो प्रोटेस्ट प्लान किया था, उसके बाद से वायलेंस शुरू हुआ। आपके जो स्टडी है, सर्वे है, उससे पता लगता है, जाहिर होता है कि इसमें सरकार का कोई न कोई हिडन रोल है जो सारा कुछ हुआ है। तो लेकिन इसके बाद ये लगता है इतना बड़ा जो वायलेंस हुआ उसमें पुलिस का क्या रोल है? क्या पुलिस और जो लैंड ऑर्डर एजेंसीज हैं वो इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाएंगी? इसी तरह में देखिए, आपका क्या है? अब वहाँ हर चीज़ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस भी, वो डिवाइड हो गई है कुकीज़ और मैतीज़ में। जो ऑफिसर मैतीज़ हैं वो मैतीज़ के साथ हैं, जो कुकी हैं वो कुकी के साथ हैं। यहाँ तक कि कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर भी जो कुकी है वो मैती इलाके में नहीं है, और जो मैती है वो कुकी इलाके में नहीं है, और उनकी इवन उनके घरों तक को नुकसान पहुँचाया गया, जो बड़े ऑफिसर्स हैं। आपको तो ये भी मालूम होगा कि इम्फाल जो पूरा मणिपुर के जो डीजीपी थे, जब ये सिलसिला शुरू हुआ वायलेंस का, वो कुकी थे। डीजीपी वाज कुकी। तो ये जब शुरू हुआ तो फ़ौरन डीजीपी को वहाँ बदल दिया गया, और कुकी जो डीजीपी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। और अब तो कोई कुकी ऑफिसर भी नहीं है जो उस इलाके में हो। पुलिस भी डिवाइड हो गई। जो जो पुलिस में जो लोग कुकीज़ थे वो कुकीज़ के साथ हैं, जो मैती हैं वो मैतीज़ के साथ हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है। वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से भी आप मिले होंगे, दोनों तरफ के पार्टीज के, मैतीज़ के या कुकीज़ के या मुगल्स के या मुसलमानों के, वो लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उनके नज़र में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या जो वो सोल्यूशन चाह रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है? देखिए, लोग भी वहाँ, जहाँ तक कुकी और मैतीज़ का सवाल है, वो बिल्कुल बट गए हैं। आप किसी मैती से मिलेंगे तो वो बिल्कुल कुकीज़ के ख़िलाफ़ बात करेगा और सारी प्रॉब्लम कुकीज़ की बताएगा।
और कहा कि ये टेररिस्ट हैं, ये मिलिटेंट हैं, ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इनके बर्मा से कांटेक्ट हैं, फला वो इस तरह की। इसी तरह अगर कुकी से आप मिलेंगे तो वो मैतीज़ के बारे में यही कहेंगे कि ये लोग हमेशा से जो है हम पर जुल्म करते आए हैं और ये हमको एसटी का दर्जा भी छीनना चाहते हैं, हमारे पहाड़ों पे भी कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मणिपुर इन्हीं का है और बाकी लोगों को वो और ये बात सही भी है कि वहाँ मैतीज़ से जो हमारी बातचीत हुई तो उनके ज़हन में ये मणिपुर तो हमारा है, असल मणिपुर तो हमारा है, हमारा यहाँ किंग था और हमारा यहाँ राज था किसी ज़माने में और ये लोग तो बाहर से आए हुए लोग हैं और ये लोग तो एक्सटर्नल लोग हैं। तो ये फीलिंग वहाँ पर मैतीज़ में बराबर पाई जाती है। अब इसमें एक एंगल ये भी है कि कुकीज़ और नागाज़ जो ट्राइबल्स हैं वो पूरे क्रिश्चियंस हैं। तो अब ये इसमें कम्युनल एंगल भी है और वो एंगल भी इस नफ़रत को और बढ़ा रहा है। इसीलिए आपने देखा वहाँ पर बड़ी तादाद में चर्चेज़ को जो है वो इम्फाल के एरिया में और जहाँ नुकसान पहुँचाया गया तो पूरी तरह डिवाइड हो गया। अलबत्ता जो मुसलमान वहाँ हैं वो मैतीज़ के साथ रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनकी आबादी करीब 8.5% है, 8.5%। और पूरे मणिपुर की आबादी 30-33 लाख 30-32 लाख है। वहाँ उनको मुस्लिम्स को वहाँ मैती पंगल कहा जाता है, मैती पंगल, पंगल मैती कहा जाता है उनको। इस पूरे मामले में ये मुसलमानों का रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा और मुसलमानों ने यहाँ मैती एरिया में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ जो कुकी फंसे हुए थे उनको पनाह दी, उनको बचाया, उनको मिलिट्री को बुलाकर उनको रेस्क्यू किया। और इसी तरह जो कुकी इलाके से करीब मुसलमान रहते हैं वहाँ जो मैतीज़ फंस गए थे या मैतीज़ जो परेशान थे उनको वहाँ मुसलमानों ने मदद की। तो मुसलमानों ने जहाँ दोनों समुदाय की, दोनों कम्युनिटीज़ की जहाँ वो फंसे हुए थे उनकी मदद की। और अब पूरे मणिपुर में तकरीबन 65,000 लोग जो है वो अपने घरों से बाहर हैं, यानी ज़्यादातर लोग कैंप्स में हैं, कुछ लोग कैंप्स के अलावा दूसरे घरों में हैं, दूसरे लोगों के यहाँ हैं, लेकिन 65,000 लोग अपने घरों में नहीं हैं और उनमें से बड़ी तादाद वहाँ कैंप्स में है। तो मुसलमानों ने दोनों की मदद की है, यानी चूँकि मैतीज़ के साथ तो वो रहते हैं, लिहाजा मैतीज़ से उनका कांटेक्ट ज़्यादा है तो वहाँ उन्होंने आसानी से वो मदद कर रहे हैं। लेकिन वहाँ नफ़रत इतनी ज़्यादा है मैतीज़ और कुकीज़ में कि अगर मैतीज़ को ये मालूम हो कि मुसलमान कुकीज़ को रिलीफ़ पहुँचा रहे हैं या कुकीज़ को सामान पहुँचा रहे हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है, उनके साथ भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो कुकीज़ की मदद बड़े एहतियात से की जा रही है, छुप-छुपा के की जा रही है। और दूसरा ये है उसमें कि ये एरिया जैसे मैंने बताया कि एरिया पूरा डिवाइड हो गया है। अब इम्फाल की तरफ से जहाँ जो मेन कनेक्टेड लैंड है और इम्फाल जो कैपिटल है उससे कुकी एरियाज़ का, पहाड़ी एरिया का बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं और कोई चीज़ वहाँ जा नहीं सकती, इधर से पानी भी नहीं जा सकता, दवाएं भी नहीं जा सकती। तो एक तरह से उनको एकदम से कट ऑफ कर दिया गया है। और ज़ाहिर है उसमें वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए था ये कि ऐसा ना हो, लेकिन वो भी इसका कोई हल नहीं निकाल पा रही है या हल निकालना नहीं चाहती है। तो अब जो पहाड़ी इलाकों में कुकीज़ हैं वो जो उसका दूसरा मिज़ोरम का जो एरिया है, मिज़ोरम के एरिया से होकर आसाम और मिज़ोरम के एरिया से उनको ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं और वो एक 400-500 किलोमीटर लंबा जो है चल के और वहाँ वो ज़रूरत की चीज़ें पहुँच रही हैं। तो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें भी, दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें भी कुकीज़ को नहीं पहुँच पा रही क्योंकि वो मेन लैंड से एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये 10 एमएलए जैसे हैं जो कुकीज़ हैं, पूरे 60 एमएलएज़ की वहाँ असेंबली है। तो अभी 28 या 29 अगस्त को वहाँ असेंबली का इजलास बुलाया गया था। कुल 9 मिनट वो मीटिंग चली
और 9 मिनट बाद ही वो मीटिंग ख़त्म करनी पड़ी। और लोग डिमांड कर रहे थे कि ये इस पर बहस हो, लेकिन वो 9 मिनट में ख़त्म करना पड़ा। और कुकी जो 10 एमएलए हैं वो तो इजलास में शरीक होने की भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि कोई कुकी इम्फाल आ ही नहीं सकता है, आए तो जान का भी ख़तरा है। और कोई प्रोटेक्शन कोई किसी को अश्योर नहीं कर सकता है, न पुलिस किसी को प्रोटेक्शन अश्योर कर सकती है। यहाँ तक कि मिलिट्री का रोल भी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक तरह से लिमिट कर दिया है। वरना तो मिलिट्री का रोल वहाँ अच्छा है, लेकिन मिलिट्री के बारे में भी ये कि वहाँ मिलिट्री का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया है वो रवैया भी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी वो मैतीज़ का साथ दे रही है, एक तरह से मैतीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। कुकीज़ जो हैं वो कुकीज़ को एक तरह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट में मैतीज़ के लोग ज़्यादा हैं, उनके एमएलएज़ भी ज़्यादा हैं, और 60 में से 40 जो हैं वो मैतीज़ हैं, बाकी 20 ट्राइबल हैं, उनमें से 10 कुकीज़ हैं, 3 मुस्लिम एमएलए भी वहाँ पर हैं। तो बहरहाल ये जो पोजीशन है वहाँ वो इसमें एक फैक्टर और भी बताया जा रहा है, और वो ये है कि मैतीज़ के भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स पहले से काम कर रहे हैं, और वो बर्मा में उनको बर्मा में वो बना लिए हुए थे और बर्मा से आके वो ऑपरेट करते थे। अब वो मैतीज़ के जो मिलिटेंट ग्रुप बर्मा में थे, अब वो यहाँ आ गए हैं मणिपुर में, और मणिपुर की जो मेन लैंड है, जो मैदानी इलाके हैं, उनमें वो अंडरग्राउंड है, उनमें वो अंडरग्राउंड है। और मैतीज़ के बारे में ये वहाँ आम बात है कि वो मैती मिलिटेंट ग्रुप जो है वो मणिपुर को एक आज़ाद मणिपुर देखना चाहते हैं। वो उसको कहते हैं कि हमारी पुरानी रियासत है मैतीज़ की, और वो इंडिया के साथ, इंडिया के ख़िलाफ़ एक तरह से इंसर्जेंसी पर वो उतरे हुए हैं। मतलब से हिंदुस्तान से आज़ादी, हाँ, ये पुरानी इनकी डिमांड है। मैती जो मिलिटेंट हैं जो वहाँ, तो कुकीज़ का ये कहना है और लोगों का भी कि भाई मिलिट्री अगर वहाँ पर कंट्रोल करती है तो मिलिट्री हालात को ठीक कर सकती है, लेकिन मिलिट्री को एक तरह से ख़ास कुकी एरियाज़ तक ही लिमिट कर दिया गया है। मैती एरियाज़ में मिलिट्री जो है वो नहीं है, एक तरह से है इक्के दुक्के, लेकिन वो उनको कोई कुछ करने की आज़ादी नहीं है। मैतीज़ लोग हैं वो मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं चाहते हैं वहाँ, मैतीज़ नहीं चाहते हैं कि मिलिट्री वहाँ रहे, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि चूँकि मैतीज़ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो पहले बर्मा में पनाह लिए हुए थे, और पहले तो ये वायलेंस शुरू होने से पहले वो कुकीज़ और मैतीज़ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो साथ रहते थे पहाड़ियों में, वहीं छुपे रहते थे और वहीं से अपनी कार्रवाइयाँ चलाते थे। अब मैतीज़ जो है वो ग्राउंड में, मैदान में मैतीज़ के साथ आ गए हैं मैती मिलिटेंट ग्रुप्स, और अब वो पहाड़ों में भी नहीं जा सकते, क्योंकि पहाड़ों में अब मैतियों का कब्ज़ा है और दुश्मनी हो गई है। पहले तो साथ रहते थे, लेकिन अब वो पहाड़ों में भी नहीं जा सकते, तो अब वो अंडरग्राउंड है ये मैदानी इलाकों में, और मैतीज़ कम्युनिटी के दरमियान ही वो छुपे हुए हैं। तो अगर यहाँ मिलिट्री का कंट्रोल हो जाता है तो मिलिट्री उनको ढूंढ के और उनको ख़त्म कर देगी। तो ये मैतीज़ नहीं चाहते कि यहाँ मिलिट्री हो, और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत है वहाँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो वहाँ चूँकि खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, बल्कि कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं वो, बल्कि गवर्नमेंट जो है वहाँ डिस्क्रिमिनेटरी हो गई, एक तरह से सिर्फ एक कम्युनिटी का साथ दे रही, डिवाइड हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इसमें बहुत ताज्जुब की बात है, जैसा आपने भी सवाल किया कि इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर, इसके बावजूद भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त भी नहीं किया जा रहा है, सीएम को भी हटाया नहीं जा रहा है, गवर्नर रूल भी नहीं लगाया जा रहा है। जबकि कहीं और जगह ऐसा होता तो ज़ाहिर है फ़ौरन गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती और गवर्नर रूल और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया जाता। मिलिट्री को भी वहाँ
नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये बड़ी पेचीदा वहाँ की सूरत हाल है। और इसमें और भी कई फैक्टर हैं जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बारे में भी ये बात वहाँ है कि पिछले जो वहाँ मणिपुर में इलेक्शंस हुए थे उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदा बहुत से बर्मा से आए हुए कुकीज़ और दूसरे जो लोग हैं उनको आईडी बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए और ये कि उनको और बीजेपी को वोट किया उन लोगों ने। कुकीज़ में भी बीजेपी के एमएलएज हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो ये जो पोजीशन है यानी अब वही लोग जो हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और इधर इनकी भी मदद कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुसलमानों का बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनने में आता है कि मुस्लिम्स वहाँ हमेशा से एज पे रहे हैं, हमेशा उनके ऊपर खतरा बरकरार रहता है और अभी भी अंदेशा है कि उनके ऊपर कुछ न कुछ हो सकता है। देखिए, आज से 30 साल पहले 1993 में वहीं जो मैदानी इलाका है, चूँकि मुसलमान वहीं रहते हैं और मैतीज़ के साथ रहते हैं और वो मैतीज़ ही कहलाते हैं, मैती पंगल कहलाते हैं। तो उस वक्त बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी वायलेंस वहाँ पर हुई थी और बड़ी तादाद में मुसलमानों को मैतीज़ ने मारा था, मैतीज़ ने नुकसान किया था। तो वो चीज़ अभी मौजूद है लोगों के ज़हन में। और लेकिन चूँकि मुसलमान मैतीज़ के साथ रहते हैं और एथनिकली भी वो कनेक्टेड हैं इसलिए उनके साथ उनका जो रिलेशन और रवैया है वो अच्छा है। और इस मौके पे मुसलमानों ने ख़ास तौर से बहुत अच्छा रोल प्ले किया, दोनों की मदद की। और हालांकि कुकीज़ की मदद करना मैतीज़ को पसंद नहीं है और मैतीज़ के बारे में भी मुसलमानों में काफ़ी वो रहते हैं कि कब हालात बिगड़ जाएं। और कुछ ताकतें वहाँ ये काम कर रही हैं कि इस पूरे मामले को डाइवर्ट करके और मुसलमानों की तरफ मोड़ दें और ये रुख मुसलमानों की तरफ मुड़ जाए। इसकी कोशिशें भी हुई हैं, कई अफवाहें फैलाई गईं, कई वाक़यात को इस तरह पेश किया गया कि मुसलमानों की तरफ जो है लोगों की नाराज़गी बढ़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो इसमें वो ताकतें कामयाब नहीं हुई हैं। और ये जो मैतीज़ जो मैदानी इलाकों में रहते हैं और इनको अब इनमें से बहुत बड़ी तादाद अपने आप को हिंदू भी कहती है और इन पर ये जो फासिस्ट ताकतें और फ़िरका परस्त क़ुव्वतें जो हैं उन्होंने बाकायदा उनमें काम करना शुरू कर दिया है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं। हालांकि इनका मज़हब हिंदू मज़हब नहीं था, इनके किसी राजा ने हिंदू मज़हब कबूल किया था और उसके बाद दूसरे लोगों ने भी कबूल किया। उनका असल मज़हब जो है वो सनामही मज़हब को कहते हैं, सनामही कहलाते थे। तो ये उनका पुराना मज़हब था, लेकिन बाद में उनके राजा ने हिंदू मज़हब कबूल किया। तो अब एक मुहिम ये भी चल रही है ख़ुद मैतीज़ के दरमियान कि वो अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहते, बल्कि वो अपने पुराने मज़हब सनामही में आना चाहते हैं। तो वो एक मुहिम भी वहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से चलाई जा रही है। अभी ताज़ा जो ख़बरें मिली हैं और हमारे आने के बाद भी वहाँ हमारी बात हुई लोगों से, तो फिर वहाँ एक बार दोबारा वायलेंस हुआ। बीच में फायरिंग बंद हो गई थी आपस में, लेकिन अभी पिछले दिनों वहाँ फिर फायरिंग हुई और 9 लोग 2 दिन में 3 दिन में 9 लोगों की वहाँ मौत हो गई। तो ये बीच-बीच में ये इस तरह के आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो हाँ, वो वहाँ पर ये सब मसला है। तो असल चीज़ हम जो महसूस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, उसकी विल पावर जो है वो मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें ये विल पावर शायद नहीं है। उनको बहुत पॉलिटिकल नुकसान कुछ नज़र आता है किसी भी तरह का एक्शन लेने में। तो ये लेकिन ये सूरत हाल बहुत ही अफसोस की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है या करना नहीं चाहती और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट डिफंक्ट है और एक दूसरे का भरोसा और विश्वास जो है वो ख़त्म हो गया।
अभी ताज़ा ख़बरों में ये भी सामने आया कि ख़ुद मैतीज़ के जो लोग हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। उनके एमएलएज मिनिस्टर बीजेपी में हैं, उनके ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी गुस्सा पैदा हो रहा है। तो ये सूरत हाल वहाँ की बहुत ही पेचीदा है। तो सलीम साहब, जो आपने अभी बयान किया, इससे लगता है कि ये दो मुल्क और एक स्टेट जैसी सिचुएशन है, और लोगों में एक दूसरे में भरोसा नहीं है। जी जी मैथीज का कुकीज़ पे, कुकीज़ का मैथीज पे नहीं, कुकीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं। जी जी और आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ऐसी सूरत में जो है उसका हल क्या है इस प्रॉब्लम का? देखिए, हल तो कोई ना कोई, हर चीज़ का जो आखिर में हल है वो तो बातचीत के ज़रिए से ही हो सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दोनों ग्रुप्स को कॉन्फिडेंस में ले, दोनों की बात सुने और जो जायज़ डिमांड्स हैं उन पर वो बिना किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल एडवांटेज को देखते हुए जो जिनाइन चीज़ें हैं उस पर लोगों को एग्री करने की कोशिश करें। अब इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं कि जो कुकीज़ जो ट्राइबल लोग हैं वो ये डिमांड करने लगे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली हमको अलग कर दीजिए। स्टेट चाहे एक ही रहे, लेकिन दो एरियाज़ अलग अलग, जो एरिया है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अलग कर दीजिए और कुकी इलाके में सिर्फ कुकी ही ऑफिसर्स होंगे और पूरा कंट्रोल वैसे होगा। लेकिन अब एक स्टेट के अंदर ये चीज़ें लीगली कैसे मुमकिन है, और ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। लेकिन ये डिमांड उनकी तरफ से उठ रही है, कुकीज़ की तरफ से। कुकीज़ के भी जो बीजेपी में जो लोग कुकीज़ के लीडर्स हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं। तो सलीम साहब, जो अभी आपने बताया कि कुकीज़ जो है अपना सेपरेट ऑटोनॉमस रीजन चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये बिल्कुल से बीजेपी की पॉलिसी के जैसे मुताबिक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जैसे लद्दाख अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से। और अभी भी वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली बन जाएगी, स्टेट का दर्जा इसे मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख उसको उससे वो अलग रहेगा, क्योंकि दो के दोनों कल्चरली अलग एरिया है। तो क्या ये वहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इनकी कोई पॉलिसी का एक्सटेंशन है मणिपुर में, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि अब वहाँ के हालात न तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कंट्रोल मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार चाहे वहाँ कर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल पावर हो और वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के सोचे, तो वहाँ पीस आ सकती है। ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कुछ, जिसके ज़रिए वहाँ पीस आ सकती है, मगर उसके लिए बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत है। तो अभी नज़दीक नियर फ्यूचर में हमने कई लोगों से पूछा कि क्या सॉल्यूशन है। मैतीज़ के लोगों से भी पूछा और कुकीज़ से भी हमने ये सवाल किया कि आप ये आखिर कब तक चलेगा, ये इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो दोनों तरफ के लोग खामोश थे और कहा कि नहीं, अभी कोई नज़दीक में हमको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। तो ये पोजीशन बहुत ही अफसोस की है। हालांकि होम मिनिस्टर वहाँ अभी जाकर आ चुके हैं, 2-3 दिन वहाँ गुजार के आए हैं, इसके बाद भी वहाँ कोई चीज़ बदली नहीं है। क्या ये लगता है कि जैसे क्या ये 2024 के इलेक्शंस को ध्यान में रख करके ये सब किया जा रहा है? क्योंकि कुकीज़ बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिश्चियंस वर्सेस हिंदूज हो गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्टोरेट्स को, वोटर्स को पोलराइज करने का कोई इसमें ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, ताकि 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी को फ़ायदा इससे हो, और इस जो टेम्पो को मेंटेन करना चाहते हैं ताकि जब तक इलेक्शन आए, और फिर उसके बाद सोल्यूशन ढूंढेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये इलेक्शन को सामने रखकर किया गया होगा या इनिशिएट किया होगा, लेकिन ये कि ये ज़रूर है कि जब हालात पैदा हो जाते हैं तो उससे इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। और कुछ लोग इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं, जिनका ज़्यादा तजर्बा है जिन पार्टियों का, कि ऐसे हालात को भी वो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहाँ
बहुत ही संगीन सूरत हाल ये है कि लोगों का भरोसा हुकूमत से ख़त्म हो गया है और कोई कंट्रोल वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक तरह की अनार्की जो है वो वहाँ नज़र आती है। इम्फाल वगैरह में ज़रूर कुछ नज़र आता है, लेकिन बाकी जगह लोग जो है पुलिस और मिलिट्री से ज़्यादा लोग जो हैं, वहाँ की महिलाएं और वहाँ की ख़वातीन जो हैं, वो बाकायदा चेकिंग करती हैं। अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन पर उनको भरोसा हो जाए कि ये कोई दूसरे ग्रुप के एजेंट तो नहीं हैं या दूसरे ग्रुप के लोग तो नहीं हैं या गाड़ी में कोई गलत चीज़ तो लेकर नहीं जा रहे हैं। तो ये पहली मर्तबा हमने कहीं देखा कि वहाँ के लोकल जो है हर गांव के बाहर जो है वो बाकायदा वहाँ की एक वॉलंटियर टीम्स जो हैं, उनमें महिलाएं ज़्यादा हैं, औरतें ज़्यादा हैं, वो पहरा देती हैं बाकायदा। वो आने जाने वालों को मॉनिटर करती हैं, पूछताछ करती हैं। और रोड के किनारे दोनों तरफ हम गए तो पूरा देखा कि जहाँ भी गांव आता है, शुरू होते ही वहाँ वो बंकर नज़र आते हैं। बंकर यानी बिल्कुल जैसे जहाँ से गोलीबारी की जाती है। कोई भी मकान है तो मकान पीछे होगा, मकान के आगे पहले एक बंकर बना होगा वहाँ से, ताकि तो एक वायलेंस का पूरा। हाँ, और एक बात वो भी आपके इल्म में ज़रूर आई होगी कि वहाँ पर जो पुलिस के जो वेपन्स थे और एम्यूनेशन थे पुलिस थानों के, वो लूट लिए गए, ऐसी खबरें आई और लोगों के पास हथियार पहुँच गए। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लूटे नहीं गए बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है अगर ये सही बात है कि सरकारी जो पुलिस के आर्म्स और एम्यूनेशन जो है वो लोगों के हाथ में पहुंच जाएं और दोनों तरफ के लोगों के पास पहुँचें। जहाँ ज़्यादा थे, जो कुकी इलाके में जो थाने वगैरह थे, वहाँ का एम्यूनेशन उनके पास पहुँच गया, यहाँ का इनके पास पहुँचा। और बाकायदा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहुँचा नहीं बल्कि पहुँचाया गया। तो जब लोगों के पास हथियार, बड़े एडवांस किस्म के हथियार जो आम लोग ख़रीद नहीं सकते हैं, वो लोगों के पास पहुंच गए हैं बड़ी तादाद में। कुछ रिकवर भी हुए हैं, पुलिस का कहना है कि नहीं हमने कुछ लोगों को रिकवर किया है, कुछ के ख़िलाफ़ एफआईआर की है, बल्कि कहीं तो कहा गया कि आप चुपचाप दे जाइए, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यानी वेपन्स का इतना वहाँ आम हो जाना और सरकारी वेपन लोगों के हाथों में चले जाना, ये ख़ुद बताता है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो हुकूमत है वो कितनी कमज़ोर हुकूमत है। सलीम साहब, आप धार्मिक लीडर हैं, धर्मगुरु भी हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, ताकि वहाँ पर अमन और शांति कायम की जा सके और दोनों कम्युनिटी दोबारा मिल करके रह सके? मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो लोगों का सरकार पर भरोसा लौटे। सबसे पहले अभी सरकार पर भी लोगों का भरोसा नहीं है और एक तरह से दोनों तरफ से नहीं है। हालांकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी तरह एक कम्युनिटी का साथ दे रही है, मैतीस का, लेकिन वहाँ के दोनों ग्रुप्स जो हैं वो जब तक सरकार पर या कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट पर भरोसा करें, एतमाद करें, उनको भरोसे में लिया जाना चाहिए। और उसकी शुरुआत यही है कि बातचीत के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो बातचीत का अमल शुरू होना चाहिए और वहाँ के लोगों से, दोनों ग्रुप से बात होनी भी चाहिए और उनकी बातें जो जिनैन बातें हैं उन पर गौर करके और कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन उसका निकाला जा सकता। हालांकि आसान नज़र नहीं आता, अब इतना गहरा डिवाइड हो गया है, लेकिन ये कि बातचीत तो फिर भी शुरू करनी होगी और बातचीत के ज़रिए ही कोई एतमाद पैदा होगा। तो आपका जो कंक्लूजन ये है कि ये इसका मसले का हल बातचीत से ही हल हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टुमारो से बात करने का। मैं सैयद अली अहमद फ्रॉम इंडिया टुमारो।